सिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संविधान की कुछ प्रमुख अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो भारत में ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में जब संविधान बना था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8। तो प्रारंभ के संविधान के अंतर्गत 8 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था। तत्पश्चात भारतीय संविधान जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता गया, संविधान में परिवर्तन होते गए। ठीक है, और संविधान संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में परिवर्तन हुए और इसके अंतर्गत 4 अनुसूचियों को और ऐड किया गया। ठीक है, तो आज हम सभी 12 की 12 अनुसूचियों को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ध्येय होना चाहिए कि प्रत्येक अनुसूची को अभी साथ के साथ उसे याद करते जाना है। ठीक है, और समझ के उसे कोशिश हो कि उसे अभी याद करने। ठीक है, तो पहली अनुसूची है हमारी प्रथम अनुसूची, जिसमें लिखा हुआ है संघ और राज्य क्षेत्र, यानी राज्य और संघ क्षेत्रों का वर्णन है। यानी प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, अगली अनुसूची है हमारी दूसरी अनुसूची, जिसमें भारत सरकार के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में वेतन तथा भत्ते लिखे हुए हैं और प्रथम अनुसूची में संघ तथा राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। ठीक है, और तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ तथा प्रतिज्ञान। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो बड़े भारत के महान्यायवादी हो गए, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अलावा मंत्रिपरिषद, उनकी जो शपथ है उनका प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में है। जबकि चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में राज्यों के स्थानों का आवंटन। इसका मतलब कि राज्यसभा जो है भारत की संसद का सदन होता है। कौन सा सदन होता है? ये आपका बोलेंगे इसे उच्च सदन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? संसद के राज्यसभा क्या है? उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, तो उच्च सदन के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 250। 250 में 238 सदस्यों को चुना जाता है राज्यों के माध्यम से। इसके अलावा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा जो उच्च सदन है उसके 250 सदस्यों में से 238 का चयन होता है, राज्यों की विधानसभा जो होती है उससे चुने जाते हैं। ठीक है, और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों का स्थान कैसे कैसे होगा, यानी राज्यों में, उन राज्यों के आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31। इन 31 सीटें उत्तर प्रदेश से चुनी जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 31 सीटों का जो आवंटन है वो कहाँ लिखा हुआ है? चौथी अनुसूची में। उत्तर प्रदेश से 31 सीटें, ठीक है, राज्यसभा के लिए लिखी हुई हैं, ठीक है, आवंटित की हुई हैं, तो वो आपको चौथी अनुसूची में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची क्या कहती है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यानी एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का जो उपबंध है वो आपका पांचवी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो पांचवी अनुसूची आपको याद रखनी है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का जो प्रशासन है और उसका नियंत्रण है उसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, पांचवी अनुसूची में। जबकि छठी अनुसूची में भी एसटी, ध्यान रखना है, जनजाति क्षेत्र का ही प्रशासन है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है इसमें सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी ये 4 राज्य आपको याद रखने हैं। ए से असम, मेघालय से एम और त्रिपुरा से टी और मिजोरम से एम। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं एम टीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। या इसके अलावा हम इसे, अगर आप ध्यान रखना है, आप अगर इंडिया का मैप देखते हैं तो ध्यान रखना है आपका जो राज्य है असम वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कॉन्ट्रैक्ट करा है। ठीक है, तो असम के साथ यहाँ पे नीचे क्या है? आपको मेघालय मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे असम, और आपने कौन सा किया? त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और मिजोरम ये है, तो यहाँ पे मिजोरम, ये त्रिपुरा, मेघालय यहाँ पर है, और ये पूरा असम, पूरा एरिया जो है ये असम के पास है। ठीक है, तो एम टीएम, टीएम ये दोनों पास में, त्रिपुरा मिजोरम पास में, असम और मेघालय इसके साथ साथ हैं। वैसे असम की बाउंड्री तीनों ही राज्यों से लग रही है। ठीक है, और आप कह सकते हैं ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यों से सीमा लग रही है। किसकी? असम की। ठीक है, असम इनमें सबसे बड़ा राज्य है। तो असम,
मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों के जो जनजाति के क्षेत्र हैं उनका जो प्रावधान है वो 6ठी अनुसूची में लिखा गया है। जबकि 7वीं अनुसूची काफ़ी महत्वपूर्ण अनुसूची है, इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, शक्ति का क्या है, बंटवारा। यानी भारत में जो शक्ति है वो राज्य तथा केंद्र के बीच बांट दी गई है। ठीक है, तो इसमें पहली सूची के अंतर्गत संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची, यानी 3 सूची में बांट रखा है भारत की शक्ति को। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान किया है कि संघ किन क्षेत्रों में प्रावधान करेगा, राज्य किस में करेगा, और समवर्ती का मतलब दोनों ही कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में अगर शक्तियों का बंटवारा हो तो कुछ शक्ति यानी कुछ नियम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको क्या दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, और कहीं कहीं आपके घर वाले कहते हैं हम इसे अपने पास रखेंगे, ठीक है, रिजर्व रखेंगे, कुछ आपको दी जाती है, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, यानी कुछ नियम ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इसे समवर्ती कह सकते हैं। तो उसी प्रकार भारत के राज्य में आपको ध्यान रखना है, संघ सूची मतलब केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के पास कुछ विषय दिए गए हैं और राज्य सरकारों को अपने विषय दिए गए हैं, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय जो दोनों ही अपनी अपनी नियम बना सकते हैं। अगर ध्यान रखना है, समवर्ती सूची में अगर कोई नियम पर अगर केंद्र और राज्य दोनों ही नियम बना देते हैं, और यदि दोनों ही नियमों में क्या हो, विरोधाभास हो, अगर विरोधाभास होता है यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ध्यान रखना है उसमें संघ सूची को क्या किया जाएगा, वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको कुछ प्रमुख क्वेश्चन अगर आए तो आपको याद रखनी है, राज्य सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं। प्रशासन, आपको जो प्रशासन होता है, ठीक है, कानून व्यवस्था जिसे कहते हैं, या पुलिस होती है, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, राज्य सूची के विषय में आते हैं। कृषि राज्य सूची के विषय में आती है, ठीक है, सिंचाई राज्य सूची के विषय है, जबकि संघ सूची के विषय में आपको होगा रक्षा, ठीक है, विदेश संबंध, परिवहन। ठीक है, आप जैसे रेल देखते हो, रेल भारत सरकार की है, ठीक है, ना कि आप उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि यूपी पंजाब की अलग पुलिस होती है। जबकि लेकिन जो रेलवे होता है, तो रेलवे का जो आप देखोगे उस पर लिखा होता है उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, ये लिखा होता है, ना कि ये लिखा होता है कि उत्तर प्रदेश या पंजाब। लेकिन पुलिस पे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस। क्यों? क्योंकि राज्य के अंतर्गत आती है पुलिस। ठीक है, तो उसी प्रकार शक्तियों का बंटवारा कर रखा है राज्य की और केंद्र सरकार के बीच। ठीक है, जबकि शिक्षा जो है वो समवर्ती में आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, ये समवर्ती विषय में है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने 42वां संविधान संशोधन पढ़ा था, और उसमें बताया था कि 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत भारत में 5 ऐसे विषय जो राज्य के पास थे उनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, तो पुरानी आपको जो भी पढ़ाई है उसको कोरिलेट करते जाना। यानी 5 राज्य के विषयों को किस में डाल दिया था, समवर्ती। तो समवर्ती सूची में डालने का ये हुआ कि केंद्र सरकार के पास उसमें अथॉरिटी मिल गई, क्योंकि समवर्ती सूची के विषय में अगर केंद्र सरकार कानून बना देती है तो राज्य को मानने के लिए एक तरीके से बाध्य हो जाएगा, क्योंकि अगर राज्य उसके खिलाफ बनाएगा तो किसका होगा, अंतिम, तो उसमें अंतिम फिर भी केंद्र सरकार की ही होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 42वें संविधान में 5 राज्य के विषयों को किस में डाल दिया था, समवर्ती विषय में डाल दिया था। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपने 7वीं अनुसूची में पढ़ा कि केंद्र, राज्य और समवर्ती, ठीक, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बंटवारा किया है। ठीक है, इसके अलावा 8वीं अनुसूची काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाओं को लिखा गया है। राजभाषाएं भारत में 22 हैं। ध्यान रखना है, प्रारंभ में भारत में जब संविधान बना था तो उस समय कितनी थी राजभाषाओं का दर्जा, 14 भाषाओं को प्राप्त था। आज 22 राजभाषाओं को दर्जा प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा 9वीं अनुसूची ध्यान रखना है, 8 अनुसूची तक भारत के संविधान में मूल प्रावधान था। ठीक है, यानी मूल संविधान में जो प्रावधान किया था वो सिर्फ 8 अनुसूचियों तक था। यानी भारत का जब संविधान बना तो उसके अंदर 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ध्यान रखना है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, जबकि 8 अनुसूचियाँ थी। आज वर्तमान में ध्यान रखना है, अनुच्छेद तो हम 395 ही कहते हैं, वैसे इसमें बढ़ते जा रहे हैं, तो वो आप अगर काउंटिंग करोगे तो 400 से ऊपर हो जाएंगे, लेकिन उनका जो नंबर है वो 395 है। क्योंकि मान लो कोई अनुच्छेद आपका 43 है तो उसके अंदर उन्होंने चेंज किया तो 43 का लिख दिया उसको, यानी ए लिख दिया है, यानी ऐसे बढ़ाए हैं। ठीक है, ना कि 43 के बाद उन्होंने 395 का 396 नहीं लिखा है 395 ही। लेकिन उसमें जब परिवर्तन होता है, संशोधन होता है, तो उन संशोधन के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद पुराने होते हैं उन अनुच्छेदों के अंदर क्या कर देते हैं, ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जिसमें ए बी सी डी ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 243 है, 243 में आप देखोगे लगभग 30 से 40 अनुच्छेद ऐड हैं। ठीक है, जबकि 243 के अंदर ही है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार संबंधी विधि, यानी ऐसे नियम बनाए हैं जिसमें भूमि से सुधार से संबंधित थे। और ध्यान रखना है, भूमि सुधार आपको ध्यान रखना है, जो जोड़ा गया है भूमि सुधार का जो अनुच्छेद
ये पहले संविधान संशोधन में किया गया था। यहाँ लिखा हो पहला 1951, यानी पहला जो संविधान में संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। ध्यान रखना है 1951 में भारत के संविधान के अंतर्गत पहला संविधान में संशोधन हुआ और उसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया था। यानी भारत में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें भूमि सुधार को डाला गया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है भूमि सुधार उस समय भारत में क्या था, एक मूल अधिकार था, ठीक है, इसलिए इसको डाला गया था, जिससे कि 9वीं अनुसूची में डालने के बाद अगर कोई विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता, स्टेक डाउन नहीं कर सकता, मतलब उसको पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट किसी भी नियम की वैधता को चेक कर सकता है। उससे लगता है कि यदि ये नियम भारतीय संविधान की जो मूल भावना है या मूल ढांचा है उसके अलग है, यानी उसको फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, मूल भावना के, तो उसको क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, अवैध घोषित कर सकता है और उसे नल एंड वॉइड, ठीक है, आप उदाहरण करें नल एंड वॉइड कर सकता है। तो नल एंड वॉइड का मतलब होता है कि उस संविधान में जो संशोधन हुआ यानी जो भी कानून बना है उस कानून को क्या कर सकते हैं, अवैध घोषित करना, उसे नल एंड वॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो नल एंड वॉइड की बचाने के लिए भारत में 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया है। इस अनुसूची के अंतर्गत ये लिखा गया है कि कोई भी अनुच्छेद उसमें अगर आपका चला जाता है, 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, तो उसको भारतीय सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता है, उसको एक तरीके से पुनरावलोकन यानी उसकी पुनर्विचार याचिका एक कह सकते हैं, यानी उसको कानून को वैधता को चेक करने की पावर कम हो जाती है। लेकिन आज का समय ये है कि इस 9वीं अनुसूची को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, पुनर्विचार की पावर को बढ़ा दिया है, ठीक है। ये भारत के बाद के जितने भी निर्णय हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है 9वीं अनुसूची को भी क्या करने की, वैधता को चेक करने की। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है पहला संविधान में संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जबकि 10वीं अनुसूची काफ़ी प्रमुख है। इसमें दल बदल से जो संबंधित उपबंध थे वो किए गए थे, क्योंकि उस समय भारत की तत्कालिक राजनीतिक व्यवस्था में ध्यान रखना है। आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताऊं कि इसमें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राजनीतिक पार्टियों को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। तत्कालीन तौर पर जो संविधान निर्माता लोग थे तो उन्हें राजनीतिक पार्टियों के मामले में इतना अनुभव नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि भारतीय सरकार में जो लोग हैं वो राजनीतिक तौर से इतने ज़्यादा क्या हो सकते हैं, नैतिक तौर से क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, ठीक है। इन राजनीतिक पार्टियों के इतने ज़्यादा पतन के मामले में उनका इतना अनुभव नहीं था, यानी उन्होंने इसको बारे में एंटीसिपेट नहीं किया था। इसलिए आपको ध्यान रखना है संविधान के अंतर्गत राजनीतिक पार्टियों की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। तो 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति दल बदल के अंतर्गत अगर पार्टी को चेंज करता है, ठीक है, तो उसकी वैधता यानी जो भी चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये संविधान में कौन सा परिवर्तन किया गया था, 52वां। और कब किया गया था, 1985 को, यानी 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत दल बदल को क्या किया गया, अवैध घोषित किया गया, ठीक है। तो ये 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है। आपको ध्यान है अगली अनुसूची हमारी है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ध्यान रखना है 73वें संविधान संशोधन जो 1993 लिखा हुआ है, ध्यान रखना है ये आपको 1992 करना है, ठीक है। 1992 में इसे पारित किया गया है, जबकि ये इम्प्लीमेंट 93 में हुआ है। तो ध्यान रखना है 92 और 93 कोई भी हो तो आपको अगर दोनों हैं तो आपको 93 करना है, ठीक है। तो आपको 92 और 93 ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं करना है। 92 में ये पारित हुआ है, 93 में इम्प्लीमेंट हुआ है। तो 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया, जिसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया, जिसमें गाँव के जो सुशासन है, ठीक है, गाँव का जो शासन है उसको त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाएगी, जिसमें पहली व्यवस्था आपको ध्यान रखना है, पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ 73 में जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं उसकी आपकी वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें पहला जो त्रिस्तरीय व्यवस्था का था वो था गांव, दूसरा है ब्लॉक और तीसरा आपका क्या है, जिला। तो 3 स्तर की व्यवस्था बनाई थी। और ध्यान रखना ये तीनों व्यवस्थाओं को बताने वाली जो कमेटी थी उसका नाम था बलवंत राय मेहता, ठीक है, आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, जिसने बताया था कि भारत में ग्रामीण जो परिवेश है उसमें अगर हम राजनीतिक तौर से क्या कहते हैं उसका शासन करें तो उसे हम त्रिस्तरीय रखना चाहिए, जबकि इस गांव के जो शासन है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किसने किया है, लक्ष्मीमल सिंघवी, ठीक है। लक्ष्मीमल सिंघवी की जो कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता की थी 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी ने, जबकि बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी है। तो आपको ध्यान रखनी है कमेटियों के बारे में गाँव से संबंधित, ठीक है। तो ग्रामीण सुशासन भारत के कौन सी अनुसूची में लिखा हुआ है, 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में भारत में गांव का शासन के लिखा है, जबकि ये कौन सी अनुच्छेद में आता है, 243 के अंतर्गत याद है, ठीक है। और ये 73वां 1993 आपको 92 हो तो 92 भी ध्यान रखना है, ठीक है।
अगला 12वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, नगरीय शासन। ठीक है, तो नगर का जो शासन है वो 12वीं अनुसूची में लिखा हुआ है और ये कौन सा परिवर्तन है, 74वां। इससे अगला नेक्स्ट हुआ है उसी वर्ष हुआ है। ठीक है, तो अगर ये 1992 हो तो ध्यान रखना है 1992 यहाँ भी काम करेगा। ठीक है, तो 1992 में हुए हैं। तो आपने अभी तक जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उनको पढ़ा है। अब हम इसे अगर वापस रिवाइज करना चाहें तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कि भारत की पहली अनुसूची किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है वो केंद्र और राज्य से संबंधित है। पहली क्या है, केंद्र और राज्य से। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में वेतन। ठीक है, तीसरी अनुसूची क्या कहती है, तीसरी अनुसूची शपथ को कहती है। ठीक है, अब ठीक है, यानी केंद्र सरकार वेतन देने के बाद उसे शपथ दिलवाती है। यानी चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी हर राज्य के हिसाब से उसको लिखा गया। जबकि 5वीं अनुसूची हमारी आपके जो राज्य हैं उसमें SC और ST क्षेत्रों का क्या है, प्रशासन के बारे में, उनका कैसे प्रशासन होगा उसके नियम लिखे हुए हैं। जबकि 6ठी अनुसूची में AMTM कौन सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों के जो ST जनजाति के क्षेत्र हैं उनका प्रशासन के जो विधिक अधिकार हैं वो उसमें लिखे हुए हैं। जबकि 7वीं अनुसूची में शक्ति का बंटवारा है। जबकि 8वीं अनुसूची में भाषाएं और 9वीं अनुसूची में तरह भूमि सुधार से संबंधित कुछ ऐसे कानून हैं। ठीक है, और जबकि 10वीं अनुसूची में दल बदल है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल का प्रावधान किया गया है कि उसे अवैध घोषित करना। 11वीं अनुसूची गांव के संबंधित है, ग्रामीण सुशासन, और जबकि 12वीं अनुसूची में नगरीय सुशासन है। तो आपने क्या देखा कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों 12 की 12 अनुसूची हमने सब याद किए। ठीक है, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।